गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रतिरोध तथा प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में होगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वो चालकता के बराबर होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता के बराबर होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। तो हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध क्या होता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। प्रतिरोध होता है वो किसी भी चालक में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी चालक तार दे रखा है, उस चालक तार में आवेशों का प्रवाह होगा, आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? चालक तार का प्रतिरोध कहलाती है। यदि बाधा बढ़ेगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, तो उसमें रुकावट उत्पन्न होगी और रुकावट उत्पन्न होने से विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब कि जब किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है या उसमें बाधा बढ़ती है तो उसकी चालकता क्या होती है? घट जाती है। परंतु इसके विपरीत देखें, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध कम होता है, यदि चालक तार का प्रतिरोध क्या हो? कम, तो उसकी चालकता क्या होगी? चालकता बढ़ जाती है। अब यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रतिरोध होता है वो चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चालकता, किसी भी चालकता की कंडक्टेंस चालकता होगी, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, वो किसके बराबर होगी? बराबर होगी 1 बटा प्रतिरोध के। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखो व्युत्क्रम ये ना 1 बटे में, वो चालकता के बराबर होता है। ये इसके फॉर्मूला आता है चालकता का। चालकता को हम G से दर्शाते हैं, कैपिटल G बराबर होगा 1 बटे R। हमने लास्ट क्लास में यहां तक देख लिया था। अब आज की क्लास में हम देखेंगे प्रतिरोध की निम्न कारकों पर निर्भरता। तो प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि चालक तार का प्रतिरोध होगा वो उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा यदि किसी चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उस चालक तार का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। अर्थात उस चालक तार में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा बहुत ज्यादा आएगी यदि लंबाई ज्यादा होगी। तो अब एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। मान लो हम बात करते हैं 1 किलोमीटर का रास्ते कि हमने थोड़ा सा, मान लो कि 1 किलोमीटर का हमारा रास्ता है, उस रास्ते को पार करते हैं, गाड़ी जाती है, तो उस रास्ते के बीच में 2 या 3 ब्रेकर आते हैं। मानते हैं, माना कि 1 किलोमीटर में 2 या 3 ब्रेकर एवरेज आते हैं, ठीक है। तो हमें गाड़ी की स्पीड है वो 2-3 ब्रेकों पे कम करनी होती है, अर्थात 2-3 बाधाएं उत्पन्न होंगी। यदि उसी सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर की बजाय 10 किलोमीटर कर दे, 10 किलोमीटर कर दे, तो 10 किलोमीटर में भी क्या 2-3 बाधाएं उत्पन्न होंगी, 2-3 ब्रेकर ही आएंगे? नहीं, ज्यादा आएंगे। ज्यादा मतलब 5-10 भी हो सकते हैं या फिर 20 भी हो सकते हैं। उसका मतलब जितना हमने रेशियो एवरेज माना था उस हिसाब से वो ब्रेकर की संख्या भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब रास्ते में उत्पन्न बाधा भी क्या होगी? बढ़ेगी। कब बढ़ी? जब हमने रास्ते की लंबाई को बढ़ाया और लंबाई बढ़ने पर उसमें उत्पन्न बाधा भी बढ़ गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार चालक तार की अगर लंबाई बढ़ाई जाएगी तो उसमें आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं प्रतिरोध होता है तो किसके समानुपाती होगा? लंबाई के। कि जब लंबाई लेंथ को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाता है, और जब लेंथ लंबाई को कम करेंगे तो चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा? घट जाता है। किस रूप में? जब समानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध लंबाई पर रेखीय रूप से निर्भर करता है। अर्थात जब प्रतिरोध और लंबाई के मध्य ग्राफ खींचा जाए, जैसे इधर ले लेते हैं लंबाई, इधर ले लेते हैं लंबाई L और इस साइड ले लेते हैं प्रतिरोध R, इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो दोनों के मध्य प्रतिरोध और लंबाई के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों समानुपाती, और समानुपाती का जो ग्राफ प्राप्त होता है वो सरल रेखा मूल बिंदु से जाने वाली। इसका मतलब हुआ अगर हम लंबाई को 2 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी कितना गुना बढ़ जाएगा?
2 गुना। यदि लंबाई को हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। तो जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? इस तरीके से प्राप्त होगा और ये बिंदु यहाँ पे इस तरीके से रहेंगे। प्रतिरोध और लंबाई मतलब किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध किस रूप में बढ़ता है? रेखीय रूप से बढ़ता है। प्रतिरोध रेखीय रूप से बढ़ता है। ठीक है, यहां से क्या पता लग रहा है कि प्रतिरोध और लंबाई दोनों, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध रेखीय रूप से बढ़ेगा, ये रेखीय रूप से इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक शर्त है, एक कंडीशन लागू होती है कि तार की लंबाई हमें बढ़ानी है। मान लो एक चालक तार है, ये इसकी लंबाई बढ़ानी है, तो इसकी लंबाई यहां पर जो ये प्रतिरोध की निर्भरता है वो लंबाई हम बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? इसके साथ में दूसरा तार जोड़कर बढ़ाएंगे। ये कभी नहीं होगा कि ये तार है इसी को हमने खींच दिया और खींच कर इसकी लंबाई बढ़ा दी, ऐसा पॉसिबल नहीं। बढ़ा सकते हैं, इस तार को खींचकर इसकी लंबाई बढ़ाएंगे, लेकिन जब इसको खींचा जाएगा तो आप साफ साफ देखो इसकी मोटाई क्या होगी? घटेगी। क्योंकि जब तार को खींचेंगे तो ये लंबा तो होगा लेकिन उसके साथ साथ पतला होता जाएगा, तो इसकी मोटाई घटेगी और मोटाई घटेगी तो ये वाला जो क्षेत्रफल होता है वो कौन सा क्षेत्रफल होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में क्या होगी? कमी होगी। कब? जब इस तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाएंगे तब। तो इस स्थिति में ये प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर कर रहा है, तो हमें लंबाई को कैसे करना है? दूसरा तार जोड़कर ही बढ़ानी है और इसको काटकर करनी है, खींचना नहीं है। यहाँ पर खींचने वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो प्रतिरोध की तार पर निर्भरता एक तो ये आ गई। दूसरी बात है कि प्रतिरोध, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। इस पर निर्भर करेगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो दूसरा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं? ए से। अब देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन सा होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बताऊं मैं आपको, तो इसमें 2 क्षेत्रफल है इस तार में। एक क्षेत्रफल है इसका चारों तरफ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन सा होगा? वह क्षेत्रफल जिसको काटा जा सके। तो तार को हम ऐसे थोड़ी काटेंगे, ऐसे काटेंगे ना, इधर से कैंची से जैसे ऐसे काटा, तो ये वाला जो क्षेत्रफल होता है वो कौन सा होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करेगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करें तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध समानुपाती होगा 1/, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से निर्भर करेगा कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध होगा वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं R समानुपाती होगा 1/A। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। देखो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहां से R समानुपाती होगा L के। तो ये तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं यहां से, और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब इसका मतलब क्या है कि यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या होगा? घटेगा। जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। और इसके जस्ट विपरीत यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम करोगे, घटाओगे, तो उसके प्रतिरोध में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से निर्भरता होगी। अब यहां पर ग्राफ की बात करें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले में ग्राफ देखें तो ग्राफ किस तरीके से आएगा? तो देखो यहां पर हम ग्राफ 2 तरीके से बना सकते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां पे। 2 तरीके से ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहली बात, अगर मान लो हम ग्राफ बनाए प्रतिरोध R तथा 1/A में, इसमें प्रतिरोध में और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम में, अगर मैं ये बोलूं कि प्रतिरोध समानुपाती है 1/, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो कोई गलत नहीं। मतलब प्रतिरोध 1/, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तो क्या है? समानुपाती। लेकिन अकेले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम बोलेंगे ना कि प्रतिरोध समानुपाती है किसके? 1/, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो सबसे पहला हम ग्राफ बनाएंगे किसमें? प्रतिरोध और 1/, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में बनाएंगे। इधर तो ले लेते हैं प्रतिरोध R
और इधर क्या ले लेते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रम 1/a। मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि r समानुपाती है वो किसके है 1/a के। तो एक तो r ले लिया एक साइड और एक साइड 1/a ले लिया, दोनों में ग्राफ बनाएंगे तो दोनों समानुपाती और समानुपाती का ग्राफ कैसे आता है सरल रेखा ये आएगी। अब ध्यान देना प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, तो लंबाई के समानुपाती का ग्राफ भी सरल रेखा प्राप्त होगी। लेकिन जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम से बनाए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रम है 1/a, तो 1/a के भी क्या है ये समानुपाती है, इसलिए इसका ग्राफ भी कैसा आएगा मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। तो इस प्रकार से ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। अब यहां पर ये दो निर्भरता होती है, एक तो लंबाई पर और दूसरी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। इन दोनों समीकरणों से हम इनको कंबाइंड करें तो समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 2 से आया था और पहला समीकरण क्या था r समानुपाती है l, यह आया था ना पहला समीकरण। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों से देखें तो देखो r समानुपाती है l, तो इसको कर देते हैं कि r समानुपाती है l और व्युत्क्रमानुपाती किसके a के। तो देखो ये समानुपाती l है तो इसकी समानुपाती है 1/a, तो 1/a को l से गुणा करें, यहां पर क्या आ जाएगा l और बट्टे में l को 1 से ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा l और नीचे कितना आ जाएगा a, तो ये कितना हो जाएगा l/a। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आता है एक नियतांक। जब समानुपाती को हटाते हैं तो नियतांक आता है और नियतांक को हटाते हैं तो क्या लगा सकते हैं हम समानुपाती लगा सकते हैं। तो समानुपाती को हटाते हैं नियतांक आएगा तो क्या बनेगा यहां से r बराबर होगा k में l/a और यहां पर ये k क्या है नियतांक। तो यहां पे लिख लो यहां k एक इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहां k एक नियतांक है या स्थिरांक भी बोल सकते हैं, जिसे क्या कहेंगे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि प्रतिरोध की समानुपाती है ना, तो प्रतिरोध का नियतांक क्या आएगा विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या होगा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ये दोनों नाम। तो यहां पर के क्या होगा या तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होगा या फिर क्या होगा प्रतिरोधकता, एक ही बात है दोनों में कोई भी बोलो। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पता लग गया कहां से आता है r समानुपाती होता है l और व्युत्क्रमानुपाती होता है a के, और जब समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है नियतांक आता है जिसे क्या कहते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो ये थी प्रतिरोध की निर्भरता। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक आएगा उस पे हम बात करेंगे तो वो क्या होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा बनाएंगे के की। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो देखना विशिष्ट प्रतिरोध कहां से आता है, प्रतिरोध वाले से आता है ना। तो प्रतिरोध में हमने क्या पढ़ा था कि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है, पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, और जब समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है r बराबर k * l/a। ठीक है, अब हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है, हमें इस विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन बनानी है k की। तो k की विशिष्ट प्रतिरोध की बनाएंगे तो देखो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इधर भाग में है, दूसरी साइड आएगा किसमें आ जाएगा गुणा में, तो क्या बनेगा ये r में l बटे में और सॉरी a आ जाएगा ना ऊपर, तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आ जाएगा ऊपर a और ये l गुणा में दूसरी साइड जाके किसमें आ जाएगा भाग में, और ये किसके बराबर होगा k के बराबर। अब ये इस तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का क्या बनेगा एक्सप्रेशन बनेगा इसका फॉर्मूला। अब यहां से हम विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यदि मान लो किसी चालक तार की लंबाई कितनी हो 1 मीटर, यदि चालक की लंबाई, यदि किसी चालक की लंबाई वो कितनी है l बराबर 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना ले 1 मीटर स्क्वायर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और ये भी कितना ले a बराबर 1 मीटर स्क्वायर। अब मैंने मीटर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर होती है या वर्ग मीटर, तो ये ले लिया। अब मान लो लंबाई भी ले ली और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी एक ले लिया, तो यहां पे रखते हैं तो
बराबर होगा r। तो किसी चालक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 मीटर हो तो उसका प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या फिर प्रतिरोधकता कहलाती है। तो यहां से हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर या अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध R ही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। दूसरे तरीके से बनाए डेफिनेशन तो हम क्या बना सकते हैं कि किसी चालक की इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई भी एक और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी एक, किसी चालक की इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर कि किसी चालक के इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का प्रतिरोध, क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की व्याख्या लेंगे यहां से, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब मैंने जब आपको प्रतिरोध बताया था वहां पे प्रतिरोध का मात्रक भी बताया था, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक देखना यहां पर, प्रतिरोध होता है और उसका मात्रक होता है ओम, इस तरीके से डिनोट करना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो देखना विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन ये है ना, K बराबर R इंटू L अपॉन A। तो इसका मात्रक निकालते हैं, यही पर बताता हूं किस तरीके से निकालते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर होगा K का मात्रक। ये निकालने के लिए इनके मात्रक लिखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम गुणा में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ओम गुणा मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर बटे में मीटर। तो देखो 1 मीटर से मीटर कट गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आ रहा है, ओम गुणा मीटर। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इसका मात्रक होगा ओम गुणा मीटर। और हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओम गुणा में मीटर, इस तरीके से लिखो ओम गुणा मीटर। तो ओम गुणा मीटर किसका मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अब एक टॉपिक बताता हूं मैं आपको, जैसे हमने प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी थी, और प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है इसके बारे में अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कि प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता देखते हैं। क्या विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा K, वो उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि लंबाई कितनी लेते हैं हम, 1 मीटर, एक विशेष प्रकार की लंबाई होगी ना। देखो विशिष्ट नाम क्यों दिया गया है इसको, इसीलिए इस प्रतिरोध का नाम विशिष्ट दिया गया है क्योंकि इसकी लंबाई भी विशिष्ट होती है, एक फिक्स होती है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी एक स्पेशल होता है। स्पेशल मतलब 1 मीटर स्क्वायर। तो वह चालक जिसकी लंबाई 1 हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि लंबाई हमेशा कितनी चाहिए, 1 मीटर ही चाहिए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना चाहिए, 1 मीटर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता, वो लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इन दो बातों पर निर्भर नहीं करता है। तो किन पर निर्भर करेगा, यह केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। अब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है तो प्रकृति कैसी होगी, जिस प्रकृति का पदार्थ होगा उसी के आधार पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध डिसाइड होगा। अर्थात
अलग अलग प्रकार के पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों के मान भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे सोना एक धातु है, तो सोने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग होगा, चांदी के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग होगा, तांबे के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग होगा, लोहे के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग होगा। तो प्रत्येक प्रकार के पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग अलग प्राप्त होता है और इनका विशिष्ट प्रतिरोध है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रतिरोध ये लंबाई पर भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। क्षेत्रफल कौन सा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बातें कैसे, जैसे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों की निर्भरता हमने लंबाई और इस पर तो देखी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अब विशिष्ट प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, तो हम ये देखेंगे क्या प्रतिरोध भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब विशिष्ट प्रतिरोध ही अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है तो प्रतिरोध तो होना ही है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, प्रतिरोध ही तो होता है। तो पदार्थ अलग अलग प्रकार के पदार्थों का प्रतिरोध भी अलग अलग होता है, तो उनकी निर्भरता भी देखेंगे। फिर तीसरी बात, क्या किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करेगा? बिल्कुल करेगा। प्रतिरोध का मान ताप पर निर्भर करता है। तो हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता तथा प्रतिरोध की प्रकृति पर निर्भरता, पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये दोनों टॉपिक हमारा आज के इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक होंगे और ये देखते हैं अभी हम इसके बारे में। करने पर इनके जब सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, विद्युत धारा का चालन। अर्थात अल्टीमेट तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त, जिसके कारण इनमें क्या होता है, धारा का चालन। और चालन हो रहा है इसका मतलब क्या बढ़ गई, कि धारा का चालन होगा तो इसकी जो चालकता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब चालकता बढ़ गई इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, चालकता बढ़ी तो प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया, कम हो गया। सीधी सी बात है, जब चालकता बढ़ गई, चालकता प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, तो प्रतिरोध कम हो गया। तो देखो साफ साफ पता लग रहा है कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बने, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का चालन हुआ और चालकता बढ़ गई जिसके कारण प्रतिरोध घट गया। तो अल्टीमेट ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हुआ, कम हुआ। तो ऐसे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है कौन से पदार्थ कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। और अर्धचालक पदार्थों में कौन कौन से आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये कुछ बातें होंगी। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ताप पर निर्भर करेंगे ये पदार्थ। अब यहां पर एक ऐसी कंडीशन भी आती है कि ये तो पता चल रहा है कि अर्धचालक पदार्थों में, ये जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, इन अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये अर्धचालक पदार्थ हो गए। अब वापस आते हैं हमारे पॉइंट पर। तो मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे कि प्रतिरोध होता है वो ताप के समानुपाती होगा। ताप के समानुपाती है, जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ रहा है और ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। अब ताप को इतना घटा दिया जाए कि प्रतिरोध भी घटते 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 कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो वह ताप जिस पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है कौन सा ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। और इस प्रकार की कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, अति चालकता की कंडीशन कहलाती है। तो अब हम बात करेंगे अति चालकता पर। मैं आपको अति चालकता का पॉइंट बताऊंगा, तो देखते हैं अति चालकता क्या होगी। अब हम बात करते हैं अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। तो देखो अति चालकता क्या होगी, अति चालकता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, अति चालकता क्या है। देखो एक बात मैंने आपको बताई है कि प्रतिरोध और ताप के समानुपाती होगा। जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो ताप को इतना कम कर दिया जाए कि प्रतिरोध का मान कितना हो जाए, R बराबर कितना हो जाए, शून्य हो जाए। तो वह ताप जिस पर चालकता का प्रतिरोध है, वह ताप जिस पर चालकता प्रतिरोध शून्य हो जाए, कौन सा ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप। इस ताप को हम कौन सा ताप बोलेंगे, क्रांतिक ताप बोलेंगे। और क्रांतिक ताप पर जब पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो
कहलाता है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, हम अति चालकता कहते हैं। कि जब अति चालकता की डेफिनेशन क्या हुई कि जब किसी चालक के ताप को कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। चालक का प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, शून्य। कि जब किसी चालक के ताप को कम कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य। तो वह ताप कौन सा ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप। और क्रांतिक ताप पर जब पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाए, पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाए, तो इस प्रकार का पदार्थ कौन सा पदार्थ कहलाएगा, अति चालक पदार्थ। ये कहलाता है अति चालक पदार्थ। और अति चालक पदार्थों का यही गुण क्या कहलाता है, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, यही होता है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है कि चालक का प्रतिरोध कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब इसके बाद में कुछ पदार्थों की चालकताओं और प्रतिरोध के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे चार पदार्थ लेते हैं, एक लेते हैं चांदी, चांदी के बाद में तांबा, फिर सोना और एल्यूमिनियम। ये चार धातुएं ले ली हमने, एल्यूमिनियम। इन चार धातुओं में देखो, चारों के चारों धातु हैं। इन चारों धातुओं में मुझे ये बताओ विद्युत का चालक सबसे अधिक सुचालक कौन होता है, तो विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होगा चांदी। और सबसे कम सुचालक कौन होगा, एल्यूमिनियम। ये होगा सबसे कम और ये होगा सबसे अधिक। अब जिसकी चालकता अधिक होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। तो चांदी होता है वो सबसे अधिक चालक पदार्थ होता है, इसकी चालकता क्या होती है, अधिक, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो देखो चांदी का प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है। फिर इसके बाद में चांदी के बाद में चालकता आती है तांबे की, तो चांदी से अधिक प्रतिरोध किसका होगा, तांबे का। और फिर इससे ज्यादा प्रतिरोध इसके बाद में आता है सोना, सोने का प्रतिरोध। और सबसे अधिक प्रतिरोध होगा वो किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। तो ये है धात्विक पदार्थों में प्रतिरोध का कर्व, कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, क्योंकि चांदी की चालकता, विद्युत के लिए चालकता बहुत अधिक होती है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमने प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इनकी निर्भरता के बारे में देखा है। आगे के लेक्चर में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।